इसी डंडे के थ्रू सारा जो मुल्क है ना, सारा निज़ाम वो चल रहा है। अगर ये डंडा हटा देना तो शायद मुल्क नहीं चले। हाँ, मैं एजेंसी से हूँ। आपने दबे लफ्जों में बहुत गहरी बातें कर दी हैं। मुझे मेरा बेटा चाहिए। नहीं यार, क्या तो नोटिस नहीं आएगा। नहीं, कोई नाराज नहीं होगा। मैं बड़ा फेयर इसके ऊपर कमेंट करता हूँ। सिस्टम बॉस, सिस्टम। अभी मामला खत्म भी नहीं हुआ, अभी जाके ऑन एयर करनी है चीज़। वो पीछे से कॉल आ रही रास्ते में ना, शाह से ज़्यादा शाह के वफादारों की आ रही है, कभी किसी वो खास दाएं और बाएं की आ रही है। कुछ धंधा चल रहा है बॉस, गंदा है पर धंधा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नोटिस पॉडकास्ट विद सादुर रहमान। वेलकम टू द नोटिस स्टूडियो। और आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इनको आप कभी सुबह के पहर मुख्तलिफ लोगों से उनके चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेरते हुए देखते हैं, तो कभी कुछ ऐसे सनसनीखेज इंसिडेंट्स होते हैं जिनको ये कवर कर रहे होते हैं। मैं तारुफ कराने जा रहा हूँ बिलाल खान का। वेलकम बिलाल, कैसा लग रहा है नोटिस के स्टूडियो आके? जी बहुत शुक्रिया साद, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और बड़ा अच्छा लग रहा है, और ये नाम भी बड़ा अच्छा लग रहा है। जो मेरे पीछे लाल कलर का नोटिस है ना, क्या सोच के रख लिया था ये नाम? बस यार, ये नाम ऐसा रखा है कि बहुत सारी ज़िंदगी में हमारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम नोटिस नहीं करते। ना सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ में, हर शोबे में अगर आप देखें, और अगर हम इन सब चीज़ों को नोटिस करना शुरू कर दें तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इस नाम के पीछे कुछ थॉट्स ऐसे हैं कि अगर लोग ज़िंदगी में नोटिस करना शुरू कर दें अपनी हर डायमेंशन में, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, मुझे भी ये जो सामने लाल कलर का नोटिस है ना मेरे सामने, वो देखकर वो फीलिंग आ रही है मुझे कि अभी कुछ ही देर में कोई नोटिस आ जाएगा। नहीं, ये वो वाला नोटिस नहीं है। वेल बिलाल, क्या चल रहा है ज़िंदगी में? कभी किसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के ऊपर लगे होते हैं आप, और ऐसे लगते हैं कि वाकई में जो बाकी हमारी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं उनसे कुछ मुख्तलिफ ही कर देते हो यार। साथ साथ कभी एक्टिंग स्किल्स को देखें, वहाँ भी एक मुनफरिद अंदाज। अभी लाइफ में क्या चल रहा है? बाकी ज़िंदगी में बड़े यूटर्न चल रहे हैं भाई। यूटर्न क्या, मतलब पूरी चौरंगियाँ घुमाई जा रही हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है मॉर्निंग शो करते हैं, तो सुबह सुबह वो आदत से मजबूर हैं हम सुबह उठने की, तो मॉर्निंग शो तो करना होता है। मॉर्निंग शो स्लाइटली तरह लाइट स्टोरीज होती हैं, लेकिन वो मजबूरी है कि पॉलिटिकल प्रोग्राम्स किए हुए हैं, इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम्स किए हुए हैं, क्रिमिनोलॉजी पढ़ा हुआ है, साइकोलॉजी पढ़ा हुआ है, तो वो उसमें कहीं ना कहीं हम हार्डकोर स्टोरीज लेकर ही आ जाते हैं। फिर ख़ास तौर पर मुल्क में जो इवेंट्स होते हैं वो मजबूर कर देते हैं कि आपको उस पर बात करनी ही करनी है। तो बस ये ही आजकल ज़रा। लेकिन बिलाल, एक बड़ा सवाल है और मैं करूँगा भी कि इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि मैं एक अरसे से देख रहा हूँ यार, तुम्हें मैनेज कैसे करते? लोगों को इंटरव्यू करते हो, चीज़ें करते हो, पर ये वाला राज मेरे इस नोटिस में ऐसा खोल दो कि लोग अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को नोटिस करना शुरू कर दें। इस पर्सनल सवाल में मैं आपको नोटिस भेजूंगा। मैं बता रहा हूँ, भेज दे यार नोटिस। वो खूबसूरती का रास्ता है कि भाई बॉस आजकल फ़िल्टर का दौर है, तो फ़िल्टर लगाते हैं और खूबसूरत बन जाते हैं। हाँ, वो जो बात की आपने कि ये जो आपकी वर्जिश और ये सारी जो चीज़ें हैं, वो कीड़े का जो आपने जिक्र किया ना, देखिए हर इंसान में कीड़ा होता है। वो कीड़ा जो है ना, वो बचपन से बड़ा हो रहा होता है। कभी कभार वो कीड़ा काम करना छोड़ देता है, तो उसका इलाज कराते हैं आप। पुल के नीचे देखा होगा आपने, लिखे हुए होते हैं बहुत जुनैद बंगाली। हाँ नहीं, वो कमजोरी का इलाज। अच्छा, तो अक्सर और बेशतर वो कीड़ा आपको बहुत आगे लेके जाता है। तो वो बचपन से कीड़ा था, वो कीड़ा साथ साथ बड़ा हुआ। उस कीड़े ने कहा था यार कुछ करना है, डिफरेंस क्रिएट करना है, तो उसी चीज़ को लेके ना आप कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। तो लोगों को लगता है शायद ये बहुत एनर्जेटिक है। ऐसा नहीं है, सोता भी हूँ, कुछ टाइम हिस्सा निकालता हूँ फैमिली के लिए भी, कुछ हिस्से निकालता हूँ अपने दोस्तों के लिए भी। लेकिन जो चीज़ सोशल मीडिया पर दिख रही होती है ना, तो लोगों को लगता है ये दिन भर काम कर रहा होता है। कुछ नंबर गेम ऐसा होता है कि सुबह भी एक रील अपलोड किए, वीडियो दोपहर में भी किया, रात में भी किया। सोशल मीडिया इतना ज़्यादा जैम पैक्ड होता है, रोजी रोटी के लिए आराम छोड़ना पड़ता है। रोजी तो मैंने छोड़ दी है। ऐसा जिंदगी में क्या नोटिस किया था तुमने जो तुम इस सिचुएशन पे, इस लेवल पे आ गए हो? जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ नोटिस किया होगा। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, ये मीडिया जो था, ये हमारा जो मीडिया है, क्योंकि आपका ताल्लुक शोबिज़ मीडिया से भी और फिर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हैं, न्यूज़ मीडिया से भी है। क्या थॉट था बिलाल व्हेन यू स्टार्टेड योर करियर मीडिया में आने का? अच्छा साथ, ये आपको जवाब बिल्कुल सच देना है, क्योंकि मैं नोटिस भेज दूंगा। ये आपको तो सारी चीज़ें पता ही हैं, क्योंकि मैं उन लोगों को भी बता दूं आपके पॉडकास्ट के ज़रिए कि जब मैं मीडिया में नहीं था, जब आप भी नहीं थे, तो वी वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। तो बचपन हमारा साथ ही गुजरा है, बचपन से 55 तक। वो आपने सुना ना, 2 सहेलियाँ बचपन की, एक 50 की, एक 55 की। तो वो वाला हिसाब है। लेकिन हुआ ये था कि बता देते हैं लोगों को, मैं आदम जी कॉलेज में पढ़ा करता था।
तो आदम जी कॉलेज में जाता था अपने घर से कॉलेज तक, P1 बस होती है तो उसमें जाते थे। तो उस बस की छत पर बैठा करता था मैं, और छत पर बैठने का रीज़न ये होता था कि वो किराया जो लेने आता था वो छत तक बड़ी देर में आता था, तब मेरा स्टॉप आ जाया करता था, तो ओहो। किराया बच जाया करता था। अब हमने तो ये ट्रिक इसलिए रखी थी, किराया बच जाएगा तो कुछ खाना पीना कर लेंगे उसी किराए से, इसी तरह वापस भी आते थे। तो रोज़ाना के जो है ना वो 40 रुपये 50 रुपये बच जाया करते थे। अब उस छत पर बैठने से हुआ क्या, उस छत पर बैठने से हुआ ये कि मैं छत पर जो है ना वो यूनिफॉर्म पहना हुआ होता था, और बैग रख के और यूँ लेट कर ना पीछे हाथ करके और सुकून से लेट के आसमान को देख के, या कभी जो है वो गाड़ियों को देखता हुआ जा रहा होता था। 1 आध घंटे का सफ़र होता था, कराची की सड़कों पे वैसे ही सफ़र लंबा हो जाता है। उस सड़कें बनी भी इतनी अच्छी है ना हमारी। सड़कें नहीं है, गड्ढों के बीच में ज़रा सी सड़कें हैं, ज़रा सी, थोड़ी सी, वो भी सिंध हुकूमत की मेहरबानी है कि ज़रा सी बची बिल्कुल हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन छतों पर बैठकर ना बस की मैंने ख्वाब देखे। वो कुछ ख्वाब ऐसे थे जो पूरे हुए, कुछ ख्वाब ऐसे थे जो अधूरे हुए, और कुछ ख्वाब ऐसे थे जो अभी पूरे होने बाकी हैं। तो वो ख्वाब में से एक ख्वाब ये भी था कि मीडिया में आना है और कुछ करना है। अच्छा, उस वक्त जो अभी मॉर्निंग शो कर रहा हूँ, उस आज से 12-13 साल पहले वो ख्वाब देखा था कि मॉर्निंग शो करना है। आप ये देखिए, मॉर्निंग शो तक पहुँचने में 13 साल लगे, लेकिन वो सारे घाट घाट का पानी किस्मत ने पिलाया। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग हो, ड्रामों में एक्टिंग हो, टर्किश ड्रामों की वॉइस ओवर हो, या फिर आप होस्टिंग्स कह लें, या कॉर्पोरेट लेवल के आप होस्ट हो, या लाइव होस्टिंग हो, या फिर जो आपके ये इंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, वो सारी चीज़ें कराने के बाद किस्मत ने कहा ले भाई ऐप फड़ तू तनु चाहिदा मॉर्निंग शो, तो वो मिल गया है। छोटी सी जिंदगी के अंदर ये पूरी जर्नी मैंने आपको शायद जल्दी बता दी आपके व्यूअर्स नहीं बिलाल, ज़बरदस्त है। चले एक सवाल आपसे करता हूँ, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हैं, साथ साथ एक्टिंग भी कर रहे हैं। इन दोनों प्रोफेशंस में कौन सा प्रोफेशन सच बोलता है? सच तो बहुत कुछ नहीं बोलता, हो सकता है कि दोनों ही झूठे हैं। बहुत सारे लोगों को मेरी बात बुरी लगे। सच तो कुछ भी नहीं बोलता। हाँ, एक्टिंग की बात ये करें तो जो कुछ वहाँ पर सोसाइटी में हो रहा है वो दिखा देते हैं, और लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ वो पेंटिंग डेंटिंग वगैरह होती है, उसके बाद दिखाते हैं। लेकिन अगर न्यूज़ मीडिया की बात करते हैं ना बॉस, तो हो सकता है कि आपको कोई नोटिस वोटिस आए तो बता दीजिएगा, लेकिन बॉस 90% सच नहीं होता, शुगर कोटेड होता है, और मफाद परस्त न्यूज़ होती है, प्रायोरिटी होती है। मतलब जो दिखाना चाहते हैं वही दिखता है, आपको वही पता होता है, वही नज़र आ रहा होता है जो आपको मालिकान या चैनल्स दिखाना चाहते हैं, नथिंग एल्स। बिलाल, इस पे क्या कहेंगे कि सारे चैनल्स की एक ही पॉलिसी है, एक ही रूल, एक ही डंडा, उस पर चलते हैं, या हर चैनल अपने हिसाब से सच छुपा रहा होता है? भाईजान, एक रूल आप ज़िंदगी में याद रखें, नोटिस बड़ा पैट्रियोटिक यूट्यूब चैनल है, और उम्मीद करता हूँ कि आप कह रहे, डंडा हमेशा एक ही है, उसके ऊपर झंडा पाकिस्तान का है, बस ये तो है। इसी डंडे के थ्रू सारा जो मुल्क है ना, सारा निज़ाम वो चल रहा है। अगर ये डंडा हटा देना तो शायद मुल्क ना चले, तो डंडा ज़रूरी है, डंडे के ऊपर झंडा ज़रूरी है। कोई एक चैनल तो बिलाल ऐसा होगा जहाँ पे वाकई में ट्रुथ कहीं ना कहीं 50% दिखाया जा रहा हो। जर्नलिस्ट का एक पर्सपेक्टिव होता है कि मैंने इस चीज़ को, इस इशूज़ को हाईलाइट करना है, बिकॉज मैं खुद भी जर्नलिस्ट हूँ और मैंने कुछ रिपोर्ट्स ऐसी बनाई माजी में, उन पे बड़े एक्शंस हुए और लोगों के मसले हल हुए। व्हाट डू यू थिंक, चैनल्स की पॉलिसीज़ एक जर्नलिस्ट की प्लानिंग के बीच में किस हद तक आती है? आपका जो सवाल है ना वो बड़े खूबसूरत सवाल है, और मुझे पता आपने किया क्यों, मुझे पता आप इस पूरे पॉडकास्ट में पिन करते रहेंगे, कुछ निकाल दें अपने मुंह से, कुछ बात कर ले। यार कुछ तो ऐसा निकलवाना है ना। मेरा जब स्टार्ट हुआ ना मीडिया के अंदर, तो उस वक्त मुझे एक चैनल पसंद था, और आज तक मुझे वही चैनल पसंद है। खैर नाम नहीं लूँगा, अब तो पीका एक्ट आ गया तो बहुत ही ख़तरा हो गया बॉस, वो यूट्यूब भी यूट्यूब नहीं रहा। नीला पीला चैनल था, वो मुझे शुरू से पसंद था और आज भी मुझे पसंद है। उसकी खासियत ये थी कि उसके मालिकान में ना जरासीम थे, वो जरासीम थे जर्नलिज्म वाले, सहाफत जो असल होती है, जो आजकल हो नहीं रही। उन्होंने हार्ड टाइम्स भी देखे, गुड टाइम्स भी देखे, वेरी गुड टाइम्स भी देखे, बेस्ट टाइम्स भी देखे, और वर्स्ट टाइम्स भी देखे। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो मालिकान ने एक इजाज़त दिया करते थे कि यार सहाफ़ती जो चीज़ें हैं ना, वो जो बाउंड्री लाइन है उसको नहीं क्रॉस करो। बहुत सारे ऐसे भी होते थे कि वो नारा लगता था लिफाफी सहाफ़ी है, बहुत ज़्यादा जो है वो लगता था ये तो एक टैग है, ये चीज़ें थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसने वो बाकी छोड़ दी थी चीज़ें जो और नहीं कर पाए। और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, टॉप लीडिंग चैनल्स हैं, अभी नाम कोट करने बैठे तो 10 तो उंगलियों पे गिनवा दूंगा मैं, ये 10 की 10 उंगलियां गिनवा दूंगा, लेकिन वो नंबर 1 था और आज भी नंबर 1 है इन माय विजन। तो इस एक्टिंग के
क्योंकि एक्टिंग एक ऐसा शोबा या प्रोफेशन है, उसमें आपको सच बोलने का तरीका है, या जो आप जर्नलिज्म कर रहे हैं उसमें आपने कहीं ना कहीं वो एक्टिंग का मार्क्स पहना है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जर्नलिस्ट, जिस तरह मैंने भी सवाल किया कि बहुत सारे पर्सपेक्टिव एक जर्नलिस्ट के होते हैं एक रिपोर्ट को लेके, जब वो चैनल तक जाता है वो पर्सपेक्टिव बहुत हद तक फिल्टर हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो एक्टिंग करते करते सच बोलना आ गया, या जर्नलिज्म करते करते एक्टिंग सीख ली? मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, इसी में आपका जवाब है। एक बादशाह था, उसके पास एक सफ़र से मुसाफिर जो है ना वो आया, सफ़र करता था। तो उसने बादशाह से कहा भाई मुझे भूख लग रही है, मतलब स्टेट गेस्ट था वो। तो बादशाह से कहा कि मुझे जो है वो भूख लग रही है। तो बादशाह ने कहा कि यार इसको कुछ अच्छा खिलाना चाहिए। तो उसके जो बावर्ची थे उन्होंने क्या किया, दाल ली और चावल लिए, दोनों को मिक्स किया और वो उन्होंने उस दिन इंट्रोड्यूस कराई एक डिश, खूबसूरत डिश, जिसको बादशाह ने कहा भाई इसका नाम क्या रखें। तो बावर्ची ने कहा कि ये खिचड़ी इसका नाम रख देते हैं। तो उसको वो खिचड़ी खिलाई, खिचड़ी जो आम हम लोग खाते हैं, नॉर्मल खिचड़ी है जो हर घर में हर फेवरेट होती है। खिचड़ी के साथ वो कचूमर सलाद और वो रायता, मतलब मुंह में पानी आ गया, आप अभी यही खिलाइएगा ना। तो वो उसने खिला दी और वो पेइंग जो स्टेट गेस्ट था उसको बड़ी पसंद आई। उसने कहा भाई ये मुझे बताइए इस डिश का नाम क्या है, और मैं जाके जब अपने मुल्क वापस जाऊंगा तो मैं वो खिलाऊंगा। तो अब आपने क्या कहा कि सफ़र कैसे होता है खबर का ना, खबर आपको जर्नलिस्ट को मिली और वो चैनल तक पहुंचने के बाद कहाँ चलती है। अब वो मुसाफिर साहब चल दिए अपने सफ़र पे ना, अब वो उनको नाम याद नहीं हो रहा था तो वो नाम रिपीट करते हुए जा रहे थे, खिचड़ी 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 करते हुए जा रहे थे। अब सामने से गुजरे तो वो वहाँ पर जो है वो एक बूढ़ा शख्स देखा कि वो दाना डाल रहा है और चिड़ियाँ उतर रही हैं। तो वो कह रहा था खाचिड़ी 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 खाचिड़ी। वो उसने सुना तो वो सुनते सुनते उसकी ज़बान बदल गई, खिचड़ी से आ गया वो खाचिड़ी 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 खाचिड़ी, और वो आगे पहुंच गया। अब आगे गया तो एक खेत के अंदर वो किसान जो है डंडे से मार मार के आवाज़ें निकालता, उड़ चुड़ी उड़ चुड़ी उड़ चुड़ी उड़ चुड़ी। अब वो उसने देखा तो उसने वो खाचड़ी से उड़ चुड़ी उड़ चुड़ी उड़ चुड़ी उड़ चुड़ी पर आ गया। अब वो उड़ चुड़ी के टाइम पर जो है ना वो सीधा अपने घर तक पहुंच गया। अब वालदा से बोला कि भाई आज तो मैं बादशाह के पास से होकर आ रहा हूँ और मैंने बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो डिश खाई है। तो अम्मा ने पूछा उसके क्या नाम है, उस डिश का क्या है वो। उसने कहा नाम याद नहीं है लेकिन वो कुछ उड़ चुड़ी नाम था उसका। अच्छा, मैंने कहा उड़चुड़ी, ये कौन सी नाम है? नहीं नहीं नहीं, उसका नाम खाचड़ी था, खाचड़ी नाम था। वो उस बेचारे को उड़चुड़ी और खाचड़ी के बीच में वो इतना फंस गया वो खिचड़ी भूल गया। तो हमारे भी जर्नलिस्ट का काम यही होता है, बेचारे चलते हैं लेके खबर, लेकिन वो खाचड़ी और उड़चुड़ी के बीच में फंस जाते हैं और उड़चुड़ी भी आगे अटक जाते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है फिर कि यार खिचड़ी तो नहीं पकेगी। आगे निकल। आपने दबे लफ्जों में बहुत गहरी बातें कर दी यार। बस काम यही है, पैसे इसी के मिले आज तक। कौन सा ऐसा ट्रुथ है जो ढूंढते ढूंढते आपको बिलाल खान को छुपाना पड़ा हो? साथ बहुत सारे हैं, आपने भी किया है, मैंने भी किया है, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं। कभी कोई फ़कीर बन गया, कभी कोई जो है वो ड्रग डीलर बन गया, कभी कोई जो है वो पिम्प बन गया, पता नहीं क्या कुछ है। कभी वो हम जाते थे गेस्ट हाउसेस रेड मारने तो हम गाहकी बन के चले गए, मसाज पार्लर जा रहे हैं तो मसाज कराने चले। आपने बहुत रेड्स किए हैं। मेरी एक बड़ी ज़बरदस्त जर्नी रही है, ख़ास तौर पर अरमुगान वाले केस पर। जब अरमुगान के बाप से मैं फ़र्स्ट टाइम यार साथ मोहब्बत थी और है और रहेगी वतन से, और घराना फ़ौजी था। अब्बा ने चाहा कि फ़ौज में चले जाएं, किस्मत ने चाहा कि यहाँ आ जाएं, लेकिन किस्मत इतनी धनी थी कि ऊपर वाले ने ना वो काम वही दिया। जर्नलिस्ट का काम भी एक फ़ौजी की तरह ही होता है। मैं अपने जो फ़ौजी दोस्त हैं ना, बड़े प्यार से हम लोग ऊपर मस्तियाँ करते हैं। मैं कहता हूँ यार तुम सरकारी रिपोर्टर, हम गैर सरकारी रिपोर्टर हैं, काम दोनों का ही है। उन्होंने भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी और मुल्क के लिए काम करना, हमने भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी और मुल्क के लिए काम करना है। हुआ कुछ यूँ, ये ऑन रिकॉर्ड बात है, ऑन रिकॉर्ड बात। आई हैव मल्टीपल्स ऑफ वीडियोज़ एंड प्रूफ्स। सबसे पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कामरान कुरैशी का मैंने किया, और जब मैं उस बंदे से पहली दफ़ा मिला ना तो उसने मुझे छूटते ही पूछा कि तुम्हें किसने भेजा है। मतलब मुलाकात ऐसी हुई थी कि वो वैसी हक्का बक्का तो उस पर तो वैसी प्रेशर था, उसको तो उठना ही था ना, वो जुड़ गया। लेकिन उस बंदे ने मुझसे पूछा तुम्हें किसने भेजा है, तुम किसी एजेंसी से हो? अब मैंने भी जवाब दिया हाँ मैं एजेंसी से हूँ। मतलब कौन सी एजेंसी? मैंने कहा ट्रैवल एजेंसी से हूँ, हज और उम्रा कराता हूँ। उसके बाद वो कहके लगे और फिर वो पूरी दास्तान, तो आपने अजीब हो गया होगा। आपने देखा वो मीडिया पे सारा कुछ चला, वो इंटरव्यू वगैरह सारी चीज़ें, और वो मॉर्निंग शो के अंदर उससे पहले उनके घर का इंटरव्यू चला और फिर उसके बाद मॉर्निंग शो का इंटरव्यू चला। बिलाल बड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा सा सवाल करूँगा। एक पैनिक सिचुएशन के अंदर एक
बाप का बेटा जो है वो पुलिस के पास है, प्रेशर होता है, चीज़ें होती हैं, और फिर एक जर्नलिस्ट के लिए भी बड़ा प्रेशर होता है, फिर पाकिस्तान और हमारे इस प्यारे मुल्क के अंदर, क्योंकि हमारा मुल्क बहुत प्यारा है और अल्लाह ताला इसको कायम दायम रखे, पर यहाँ पे कोई जर्नलिस्ट अगर सच के पीछे जाता है या मेहनत करता है तो बड़ा प्रेशर होता है। उस सिचुएशन में उसको टैकल कैसे किया, बिकॉज ही वॉज नॉट एक्टिंग नॉर्मली, क्योंकि बेटे का भी प्रेशर है, फिर जिस सिचुएशन के अंदर वो था तो उसके रिएक्शंस कैसे थे? यार मैं एक बात बोलूँ, थ्रेट तो बहुत सारे हैं, प्रेशर भी बहुत सारा है, लेकिन जिन्होंने इस मुल्क को बचा के रखा हुआ है ना, वही हमें भी बचाते हैं, वो हमें भी सपोर्ट कर लेते हैं, वो हमें भी कहते हैं कि यार तू मुल्क के वास्ते काम कर और हम तेरे साथ हैं। सीधी सी बात है, बस सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं ना। जिसकी वजह से मुल्क बचा हुआ है ना, वो ही बचा लेते हैं। और ये जो है ना, मुल्क अल्लाह की वजह से बचा हुआ है, तो अल्लाह पाक ही बचाते हैं। और अल्लाह ताला के जो नुमाइंदे ना कुछ यहाँ इधर उधर हैं, आपके ऊपर सारी नज़रें, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो वो फिर देख लेते हैं ना, कि वो खुद ही बता देते हैं यार ये बंदा साफ़ है, इसको छोड़ दे, ये बंदा कुछ है, इसको पकड़ लो। तो दूसरी चीज़ ये कि वो जो आपने कही ना कामरान कुरैशी की बात, मतलब मुझे मेरा बेटा चाहिए, नहीं यार, कैसी एक्टिंग कर रहा था मैं, बताओ, ठीक हूँ मैं? इट वॉज लाइक अ completely extremely सरप्राइजिंग सिचुएशन फॉर मी, कि एकदम से रैंडम रिस्पॉन्स, मुझे बेटा दो, Oh my मतलब वो हो उसके बाद एकदम नॉर्मल हो जाना सारी चीज़ों का। आई अज्यूम दैट कि नापा सर्टिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो बिल्कुल सीख के आते हैं एक्टिंग वगैरह, मास्टर होते हैं, कहाँ उतार चढ़ाव करना है, कहाँ बातें करनी है, उसके बाद क्या हुआ, मतलब ही वॉज लाइक दैट। और जब वो स्टूडियो में आया तो स्टूडियो में पूरी वो बास्केट लेकर आया, इसके अंदर फ्रूट्स थे, और वो पूरा डंडा लेकर आया, पूरा वो उसका पूरा एक स्टाइल था उस बंदे का, और कह रहा है आज तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, आज मैं यहाँ से तुम्हें लेके जाऊँगा और मेरे बेटे को जो है ना वो छुड़वाना है। मैंने कहा हू द हेल आई एम जो मैं बेटे को छुड़वाऊँ, इदारों ने रखा है, अदालतें इंसाफ देंगी, जाओ अगर बेटा सही है। वो एक बड़ी टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, और इट वाज अ कम्प्लीटली मैं कहता हूँ कि वो आई ओपनिंग और माउथ ओपनिंग स्टोरी थी लोगों के लिए। फिर उसके बाद वो कहीं ऐसा तो नहीं लगा स्टोरी के बीच में कहीं हाईजैक होने वाले हो या समथिंग? नहीं, वो मैं बताऊँ आपको, वो बहुत बड़ा गेम था बॉस, वो इस मुल्क की ना सबसे बड़ी स्टोरी थी, उस स्टोरी के पीछे बहुत सारी स्टोरीज थी। ये नहीं समझते सिंध पुलिस की सबसे बड़ी ब्लंडर इसमें सामने आई इस केस में? एज इन इस केस ने बहुत सारे राज खोले, लेकिन मेरा अपना पर्सपेक्टिव है इस केस के अंदर। मैं ये समझता हूँ माजी के इतने सारे केसेस हैं जिसमें सिंध पुलिस की काफ़ी कोताहियाँ नज़र आती हैं, नोटिस नहीं करती सिंध पुलिस, लेकिन इस वाले केस में आप नहीं समझते कि सिंध पुलिस की एक प्लानिंग नज़र आई और फिर उनकी ब्लंडर्स भी नज़र आई, क्योंकि आपने बड़ी डिटेल कवर किया इस स्टोरी को। एक आपका एक पर्सपेक्टिव जानना चाह रहा हूँ, सिंध पुलिस की कोताहियाँ नज़र आई इस केस में बिफोर द इंसिडेंट? मतलब नहीं, देखे टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोताहियाँ थी। पुलिस का साथ तो नहीं देते ना? नहीं, वो काम ही नहीं किया। इनकी ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है, इनसे सिर्फ सलाम दुआ रखो। नहीं, मेरे का कुछ दोस्त यार हो अच्छे बहुत सारे, कुछ कोलीग्स हैं, कुछ क्लास फेलो क्रिमिनोलॉजी के अंदर, हमारे काफी सारे दोस्त बिलाल करते हैं ना, कुछ क्रिमिनोलॉजी के अंदर मेरा सच नहीं बोल पाते, तो मैंने कहा कहीं आप ऐसा ना हो ख्याल के चक्कर में सच दबा दें। मैं सच बोलता हूँ, और आपको पता है मैं किस हद तक जाकर बोलता हूँ, और बस वो उठने से पहले वाला तक मामला होता है। लेकिन बात ये कि इस केस में कोताहियाँ बहुत थी, ऑन रिकॉर्ड थी, कुछ सस्पेंड भी हुए हैं, कुछ डिसमिस भी हुए हैं, कुछ रिवर्स सस्पेंड भी हुए, यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। लेकिन देखें मामला गेम चेंज कहाँ से हुआ है, गेम चेंज यहाँ से हुआ है कि वो जिस बच्चे की बात हम लोग करते ही नहीं है, मुस्तफ़ा आमिर की जो हम बात करें तो उस पर भी तो बात करें ना, उसका जो कत्ल हुआ और उसके बाद वो मामला दब गया, अब कहीं कुछ नहीं आता, बाप बेटा दोनों जेल के अंदर हैं, ना वो प्रूवन है कि भाई उनको सज़ा हो जाए, ना वो नेक्सस पकड़ा जा रहा है। इतना बड़ा नेक्सस था, इतना बड़ा एक ड्रग कार्टेल था कि वो पूरी ऑनलाइन किसी तरह जो है वो जंगल बॉय वीड भी आ रही है, अमेरिकन वीड भी आ रही है, फिर ये भी चल रहा है, फिर वो एक जो आपके एक्टर थे उस अदाकार के बेटे की जब वो आती है तो वो मुस्कुरा रहे हैं कोर्ट में खड़े होके, वो सारी चीज़ें थी, मतलब वो कहानी दब गई ना।
मामला ये था कि आपको उसके बाद एक चीज़ करनी चाहिए थी ना, आप पूरा छापे मारते, कार्रवाइयाँ करते, जिसका भी बेटा भाई, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, सबको लाके कटहरे में खड़ा करते। ये इतना हार्ड टास्क था कि सिंध पुलिस को पूरी नफरी लगानी पड़ती इधर, और दूसरे मुल्क का जो है ना बेड़ा गर्क हो जाना था, कि पूरे शहर का बेड़ा गर्क हो जाना था कि कहाँ पे क्या काम करें, पूरी नफरी लगाते तब जाके कुछ मिलता आपको, ऐसे नहीं मिल सका आपको कुछ। बिलाल, हार्ड कोर सवाल काफ़ी ज़्यादा कर लिए मैंने, थोड़ा सा ज़रा फ्री स्टाइल उसकी तरफ आते हैं। इंडस्ट्री में इतने खूबसूरत तो नज़र आ ही रहे हो, लोगों ने अप्रोच तो किया होगा, और हमारी यंगस्टर्स जितनी भी लड़कियां हैं, मैंने कहा थोड़ा ये भी सवाल कर लें आपसे, क्या पता आप इसका भी जवाब दे दें। इंडस्ट्री में बहुत सारे एंकर्स हैं, होस्ट हैं, किस किस को पसंद आए, चाहो तो बता दो। जितनों को पसंद आया उन्होंने भाई बना लिया। ऐसा तो नहीं हुआ होगा यार। नहीं, मैं सबका भाई हूँ और जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूँ, लेकिन सिर्फ भाई हूँ। ये तो फॉर्मल जवाब दिया है इससे आगे कुछ नहीं, किसी को पसंद नहीं आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और एक वर्किंग रिलेशन से ज़्यादा कुछ नहीं रहा। ये सवाल तो मैंने फ़नी अंदाज में किया, लेकिन इसके पीछे जो असल सवाल था वो ये था कि कंपटीशन, हमारी इंडस्ट्री जो एंकर्स और होस्ट की इंडस्ट्री है वो क्या है। मतलब ये तो है कि लॉबी सिस्टम, पॉलिटिक्स हर जगह, हर डिपार्टमेंट, हर इदारे में होती है, पर एक चीज़ होती है ब्यूटी, फिर एक चीज़ होता है ब्रेन, एंड यू हैव गॉट बोथ थिंग्स टुगेदर, राइट। कितने कॉम्पिटिशन फेस किए, चैनल्स में काम किया, और कितने लोगों की जेलिसीज फेस की, और कितने लोग रास्ते के आड़े आए, और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगला आने वाला आपके लेवल का भी था या नहीं, ये थोड़ा सा बताओ। बॉस, कंपटीशन बड़ा टफ है मार्केट में ना, मतलब हैं अच्छे लड़के हैं, अच्छी लड़कियां हैं, काम कर रहे हैं, जानते हैं अपनी ग्रूमिंग जानते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग करते हैं, लेकिन बॉस एक बड़ा मसला है यहाँ पे, पर्ची या जेब खर्ची। उफ, शुगर डैडी वो तो है ही है, डैडी भी हैं, शुगर मॉमीज भी हैं, यहाँ पे दोनों हैं, लेकिन मामला ये है कि अगर पर्ची है ना तो टैलेंट वैलेंट, हु नीड टैलेंट इफ यू हैव अ पर्ची, तो वो वाला सीन था उस जगह। तो बड़ा मुश्किल होगा बिलाल अपनी जगह बनाना, बड़ी मार खाई। बड़ा मुश्किल होगा फिर तो नाम बनाना। एक टॉप लीडिंग चैनल पर्ची आ रही होगी। हाँ, एक टॉप लीडिंग चैनल है, वहाँ पे एक दोस्त ने सीवी दे दी, बहुत अच्छा प्यारा भाई है मेरा, वो भी टीवी होस्ट है, उसने सीवी दे दी यार कि तू भी यहीं पे आ जा, मैं भी यहीं पर हूँ। अच्छा यार, मॉर्निंग शो की सेटिंग बनाते हैं, करते हैं, आज से बहुत पहले की बात है। हुआ ये कि वो न्यूज़ का ऑडिशन हो गया, ऑडिशन करने के लिए बुला लिया क्रोमा के ऊपर। वो पहली दफ़ा मैंने वो चैनल देखा, मैंने कहा यार बड़ा प्यारा चैनल है, अल्लाह करे यहाँ हो जाए। ऑडिशन हुआ, प्रोड्यूसर साहब पागल हो गए, बोले यार यू हैव दैट कैरिज्मा, आ सकते हो, कर जाओगे, कुछ पॉलिश कर लेते हैं तुम्हें, फिर हो जाएगा। उस जगह के डायरेक्टर न्यूज़ ने 2 दिन के बाद हमें बुला लिया इंटरव्यू के लिए। तो वो साहब की कॉल आई हमें, उन्होंने कहा यार इतनी जल्दी ये डायरेक्टर साहब बुलाते नहीं है, लगता है इनको ज़रूरत भी है लड़कों की और न्यूज़ पे रखना है, तो वो बुला ही लेंगे तुम्हें, और इतनी जल्दी बुलाए, तेरा तो हो गया। अब मैं बन गया शाहरुख खान ना, मैंने कहा यार आज तो बस अब इधर से रिज़ाइन देना और उधर जाना है, उस चैनल को ज्वाइन करना। उनके सामने जब जाके बैठे, वो एक बहुत बड़े एक चैनल को रन कर रहे हैं, समझ गया मैं। किनकी बात खैर है? मेरा एक्सपीरियंस, इट वाज अ वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ, मतलब टू हैव अ मेंटोर लाइक दिस, आई वाज जस्ट अज्यूमिंग, लेकिन मुझे ये ऐसा लगा कि ये तो वो है ही नहीं चीज़ जो मैंने सुना है इनके बारे में। उन्होंने मुझसे 10 सवाल किए, 10 में से 10 के 10 जवाबात मैंने गलत दिए। अच्छा, 10 सवालात थे जनरल नॉलेज के सवालात। तो उन्होंने कहा तुम्हारा तो तुम कह रहे हो कि ये पैशन है, ये सारी चीज़ें, तुम्हें कख कुछ नहीं पता। उनका अंदाज़ बड़ा रूड, बड़ा वियर्ड और बड़ा ही कोई इंसल्टिंग था। मैंने बड़े वो इसी बिहेवियर के आदी हैं, मैंने बड़े प्यार से मैंने कहा सर सवाल के जवाबात गलत हैं, क्योंकि सवालात हैं आईक्यू लेवल के, हो सकता है आईक्यू लेवल मेरा 0 हो, और सवालात हैं नॉलेज बेस्ड। अब भाई 1990 की, 1980 की, 2001 की बात है ना, वो भी चीदा ना, बड़े इवेंट नहीं, छोटे। तो भाई वो मैंने बड़े प्यार से मैंने कहा सर ये गलत हो सकता है, आप ये देखें स्क्रीन परफॉर्मेंस में कोई कमी है, ड्रेसिंग में कोई कमी है, बॉडी लैंग्वेज में कोई कमी है, सवाल करने में कोई कमी है, जवाब देने में कोई कमी है, कुछ चीज़ों में, क्योंकि हमारे तो एफबी लगी होती है ना, हम तो ग्रूमिंग कर सकते हैं। बोले नहीं यार बचा भी तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, जाओ। और मतलब उन्होंने एक अजीब सा जुमला कहा, विच मैं यहाँ नहीं कह सकता। फिर मैंने उनसे कहा कि इंशाल्लाह फील्ड में, इतना वियर्ड था जुमला था, बस छोड़े ना, वो क्या गड़े मुर्दे उखाड़े, गोरकन, हम गोरकन थोड़ी हैं गड़े मुर्दे उखाड़े। अब दफना दिया भाई। भाई उन्होंने, फिर मैंने उनको बड़े प्यार से कहा कि इंशाल्लाह आपसे फील्ड में मुलाकात होगी।
मतलब उन्होंने इतना पर्सनल ले लिया उस चीज़ को कि फील्ड में 10 दफ़ा मुलाकात हुई, मैं सलाम करता था, जवाब नहीं देते थे, वो शक्ल देखते थे, हटा। बिलाल ऐसा क्या हुआ था, मतलब इतना पर्सनल चले गया? इतना मतलब फिर बाद में ये पता चला कि किसी ने उनको पहले से भर दिया था, क्योंकि ऑडिशन अच्छा हुआ है, इंटरव्यू आ रहा है, इंटरव्यू वो जो मेरा सवाल था वही कहानी। इंटरव्यू में आने से पहले आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाना कि ये छोटे वाले चैनल का C क्लास चैनल का B क्लास चैनल का एंकर है, इसको आपने नहीं बुलाना है। वो छोटी ज़हनियत के लोग होते हैं। हुआ ये कि उनका पर्सपेक्शन जो है वो बदल गया, उनका जो एक कैरेक्टर को जांचने का वो एक तराजू था ना, वो उसने उस तराजू के अंदर रख के वो पे वो रगड़ा दिया कि वो आज तक होते हैं। लेकिन देखें, करनी ऐसी होती है अल्लाह की कि वो भी उस मुकाम पे नहीं रहे। ये तो वक्त और तख्त दोनों पलटते हैं। साथ उन्होंने वो चैनल छोड़ा। सो एवरीवन वाज अप्रिशिएटिंग हिम ना एट दैट टाइम व्हेन ही वाज डिटेन्ड। मैं कह रहा था यार या अल्लाह, मुझे तो वो वाला दिन याद आ रहा है 2017 का कि मैं बैठा हूँ उस बंदे के सामने और उसका तो एटीट्यूड लेवल और उसका अंदाज ही नहीं चेंज हो रहा था, और आज ये बंदा इस तरह से खड़ा हुआ है। तो आज वो भी उस मुकाम पे नहीं जो उनका वो मुकाम था। बहरहाल उसके बाद बहुत सारे इवेंट्स आए, बहुत सारी चीज़ें आई, इदारों ने पहचाना, रिकग्नाइज़ किया। कुछ ऐसे भी इदारे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर जो आपको एसेट बनाकर ना अपने पास रखते हैं। सोने का अंडा देने वाली अगर आप मुर्गी है ना, तो वो मुर्गी को ज़िबा नहीं करते, वो अंडा खाते रहते हैं। तो उन इदारों का शुक्रिया भाई जिन्होंने रिकग्नाइज़ किया। और पर्चियाँ वहाँ भी चलती हैं, पर्चियाँ वहाँ भी चलती हैं, लेकिन वहाँ बर्चियाँ भी चलती हैं। तो उन्होंने कहा लड़के तू बर्चियों वाला आजा, तेरे हाथों से ही बर्चियाँ चलवाएंगे। बड़ी बर्चियाँ चलाई फिर। हमारी न्यूज़ इंडस्ट्री जो है फीमेल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है या मेल्स को? क्योंकि टैलेंट अगर हम दोनों तरफ रखें तो बराबर ही है। और सच बताना है, झूठ नहीं, ज़्यादा प्रेफरेंस किसको मिलती है? अगर खूबसूरत नहीं है लड़की, एक न्यूज़ एंकर के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं मुझसे बेहतर जानते होंगे आप। फिट है, स्लिम है, एजुकेटेड है, टॉकटिव है, करंट अफेयर्स में नॉलेज है, चेहरा अच्छा नहीं है, मिसाल लुक्स अच्छे नहीं है, फिर भी ऑन स्क्रीन देखते हैं हम लड़का टैलेंटेड है, बोलता अच्छा है, 6-6 घंटे बोल सकता है, सब कुछ है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। जो मालिकान है, क्या कहोगे? इस सवाल के जवाब में ना देखिए, कह दो नोटिस नहीं आएगा। नहीं, कोई नाराज़ नहीं होगा। मैं बड़ा फेयर इसके ऊपर कमेंट करता हूँ। दोनों सोच मैं आपको रख देता हूँ इस इंडस्ट्री की ना। लड़के कहते हैं कि यार लड़कियाँ आगे चली जाती हैं, उनके डायरेक्टर से रिलेशन हो जाते हैं, प्रोड्यूसर से रिलेशन हो जाते हैं, उसके बाद फिर शादियाँ भी हो जाती हैं, उसके बाद फिर वो स्क्रीन पर और हुई भी है, ऑन रिकॉर्ड है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लड़के ये कहते हैं, लड़के ना, अच्छा लड़कियाँ क्या कहती हैं? बोलती हैं हमारा सैलरी स्केल, पे स्केल हमेशा लड़कों से कम होता है। जितने बड़े मेल एंकर्स देख यार ये तो मुझे लगता है झूठ है। नहीं, जितने मेल एंकर्स आप देख लेना, देखें बड़ी ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा ना कि मैं दोनों की सोच आपके सामने रख दूंगा। फैसला करना ऑडियंस का काम है। लड़कों की सोच मैंने आपको बता दी कि ये सोच है। लड़कियों की सोच ये कि हमारी सैलरी अगर 2 लाख रुपए, तो मेल एंकर की जो टॉप लीडिंग एंकर होगा वो 4 लाख पर होगा। एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं। या प्रोग्राम एंकर अगर अच्छे खासे मिलियन ले रहा है, तो फीमेल जो प्रोग्राम होस्ट है वो अच्छे खासे मिलियन नहीं ले रही होगी। उनकी सोच ये है कि ये पे स्केल में ज़्यादा होते हैं हमसे, हमेशा हमारा वो पे स्केल, वो प्रोटोकॉल, वो मराहत, वो फैसिलिटीज़ जो टॉप लीडिंग चैनल के जो मेल एंकर्स उनके पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहती हैं कि हमारे पास नहीं है वो चीज़ें। मेल एंकर क्या रो रहा होता है? मेल एंकर रो रहा है कि यार इसने अभी आई थी, ये अभी कुछ दिन आया, प्राइम टाइम पर आई, अब कुछ दिन आया, ये बड़े तजियाकार के साथ प्रोग्राम पर आ गई। कुछ ये कह रहे हैं कि भाई अब तो इसने तो वो शेयरिंग हासिल कर ली है, भाई अब तो आती हैं जाती हैं मैडम। वो टर्म यूज़ होती है मीडिया में, चील, इधर से उड़ी उधर बैठी, उधर से उड़ी उधर बैठी। दोनों के पर्सपेक्टिव सही हैं, गलत कुछ भी नहीं है इसके अंदर। शोहरत मिलती भी इन लोगों को ज़्यादा है ख़वातीन के अंदर, और मर्दों का पे स्केल भी ज़्यादा होता है। दोनों का दुख बराबर है अपनी जगह। ये नहीं है कि कोई एक मजलूम है दूसरा नहीं है बॉस। मजलूमियत के दावेदार दोनों हैं, और दोनों की तरफ जो है ना मराद भी ज़्यादा है, और वो शाखर्चियाँ भी उनकी ज़्यादा हैं। पर बिलाल, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है या नोटिस किया है, कहीं ना कहीं मालिकान पिघलते ज़रूर हैं फीमेल एंकर्स के ऊपर। मालिकान सख्त लौंडे हैं, लेकिन कहीं पिघल जाते हैं, होता है। खैर बिलाल, ये बताइए कि अपने करियर में कोई ऐसी बहुत बड़ी स्टोरी की हो जो आप कवर करके आए हो, और उसको आते ही वो कहते हैं ना ट्रेन ब्रेक, गाड़ी का स्टॉप लगा दिया हो, और वो किसने लगाया, अगर बताना चाहें?
अच्छा, लाइफ की बहुत बड़ी स्टोरी तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारी स्टोरीज ऐसी रही हैं जो आपने कहा ना ब्रेक लग जाता है। हम रखते थे पैर एक्सीलेटर पे, क्योंकि कह देते ना बस तुमने कर लिया ठीक है, अब आगे ये चलेगी नहीं, ये हमने फेस किया है। अगर मैं गलत ना एक दौर में था, मैं रेड मारने जाया करता था, रेड करते थे। अब रेड करने जा रहे हैं तो भाई पहले बता के जाते थे यहाँ रेड करने जा रहे हैं, अच्छा जा, अच्छा मज़े की बात, दौड़ाते भी थे, भगाते भी थे, उसके बाद रुकवाते भी थे खुद। मामलात हो गए तो रुकवाएं, या कोई बहुत बड़ा प्रेशर आए तो रुकवाया है। अब हम जा रहे सिस्टम चल हैं, गया। अब रेड करके आ गए बॉस, रेड हो गई है। अगले की हमने आगे उड़ा दी। पीछे सब कुछ उखाड़ दिया और फाड़ दिया है। अगला कह रहा है मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अच्छा, हमारे पीछे है, हमारे हाथ में जो लोगो है, जो चैनल है, हम उसकी बेस पे कह रहे हैं कि हाँ हाँ देख लेंगे तुझे। अब वो हम वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ से वापस ही आ रहे हैं हम, अभी मामला ख़त्म भी नहीं हुआ, अभी जाके ऑन एयर करनी है चीज़। वो पीछे से कॉल आ रही रास्ते में ना, कभी मार्केटिंग की आ रही है, तो कभी जो है वो शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादारों की आ रही है, कभी किसी वो ख़ास दाएं और बाएं की आ रही है। वो जितनी भी होते थे, वो जो चाटुलॉजी में जैसे मास्टर्स किया होता था ना, तो वो होते थे भाई उनकी कॉलेज। यार ये एक दफा दोबारा बताएंगे, ये बड़ी जबरदस्त टर्मिनोलॉजी है। कौन सी? चाटोलॉजी। चाटुलॉजी एक वो है, द फील्ड है, बहुत ज़बरदस्त। अगर आपने इसमें PhD वगैरह अगर आप अपने बच्चे को इसके अंदर मास्टर्स कराते हैं और बच्चा PhD तक पहुंच जाता है, he will get success anyhow. You don't need to have some worried about him कि बच्चा चलेगा नहीं चलेगा, बच्चा दौड़ेगा भाई। बहरहाल जोक्स अपार्ट, ऐसे लोग ज़्यादा देर नहीं चलते, पैराशूटर्स होते हैं, पैराट्रूपर्स होते हैं भाई। वो बीच में रास्ते में ना आ जाती थी कॉल, कहाँ गए थे, अच्छा वापस आ जाओ। वापस आने के बाद फिर पता ही नहीं होता था वो रिकॉर्डिंग कहाँ गई, कभी वो कैमरे से वो फुटेज उड़ जाती थी। बहुत सारी स्टोरीज हैं। होता ये था कि मतलब भगाना भी खुद है, दौड़ाना भी खुद है, रगड़ा भी खुद लगाते थे, और फिर उसके बाद एक कॉल आती थी, और फिर कॉल से पहले ऐसा होता था कि समटाइम्स या तो मामलात बन गए या फिर कोई बहुत बड़ा प्रेशर आ गया। जैसे आप अभी बता रहे थे कि रेड्स वगैरह मारने जाते थे और फिर रास्ते में ही कॉल आने के होता ये था कि रेड प्लान कर दिए, 1 महीने की मेहनत है, रेकी करवा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, बजट खर्च कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं भाई, अपने पैसों से, अपनी जेब से, अपनी टीम के लड़कों को दिया करते थे कि जाओ यहाँ जाओ, फलां जाओ। जैसे आपने देखा ना स्पेशल पार्टीज होती हैं, हाँ, इसी तरह हमारे पास भी एक टीम हुआ करती थी, स्पेशल टीम। अब वो सारा कुछ करने के बाद हम जिस दिन एग्जीक्यूशन की तरफ जा रहे हैं, हमने रेड मार दी। रेड हो गई है, प्रेशर आ चुका है, हमने अगले बंदे को आगे पीछे हर जगह से फाड़ दिया है, ठीक है ना, कपड़े फाड़ने की बात कर रहा हूँ, वो हो जाता था। उसके बाद होता ये था कि हम निकले हैं सारा काम करने के बाद कि अब जाके ये प्रोग्राम ऑन एयर होगा या ये लाइव जाएगी चीज़, या कुछ ना कुछ स्क्रीन पे चलेगा। चौड़े भी करा दिए कि पूरी दुनिया को पता है कि यार मतलब 30 बार खान हो गए, फतह कर लिए जंग, अब जा रहे हैं वापस। वापसी के अंदर वो शाह से ज़्यादा जो शाह के वफादार होते हैं ना, जो दाएं बाएं होते हैं, मतलब वज़न उनका ज़्यादा होता है तो लटक जाते हैं, दाएं होते हैं या बाएं होते हैं, वो कॉल करते थे। अच्छा, अक्सर व बेशतर ना उनकी कैफियत ऐसी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, उनकी कैफियत मुंह में भरा होती थी ख़ास चीज़ ना, गुटखा। यार बात सुनो, कहाँ पे हो? वो एक काम करो कि सीधा ऑफिस आओ, और अभी इधर उधर यहाँ थाने नहीं जाना, कोई FIR की जरूरत, सीधा वापस आओ वापस। अरे सर, हमने काम कर दिया सर, काम हो गया, चैनल की रेटिंग। बड़ा गुस्सा। अरे यार वापस मैंने कहा ना सीधा आ जाओ, बस मिस्टर एक्स साहब ने कहा कि बस वापस आ जाओ, उनका काम है यार, उनके लोग हैं। अरे भाई 1 महीना आपसे बात की, सब कुछ किया, तब आपको नहीं पता था मिस्टर एक्स के, आपके मालिक के जो है ना वो ये रिश्तेदार निकल आए। अरे यार मामी है, मालिक की मामी का बेटा है, आज आ जाओ वापस। अरे भाई वापस आए हैं, पहुंचने की देर होती थी, किससे पूछ के गए थे? सर आपको बताया तो था, मुझे बताया था। अब मालिक सामने खड़ा हुआ है, मालिक का दायां इधर खड़ा हुआ है, दाएं से सवाल आ रहा, मालिक बोल रहे ये वहाँ कैसे गया, यूं क्यों हुआ? अब मालिक को तो दाएं को तो बताने ना कुछ ना, दाएं ने हम पे गिरा दी सारा मलबा। सर मुझे तो नहीं बताया था। मैं कह रहा है आपको नहीं बताया था? अच्छा, अक्सर और बेशतर ऐसा होता है, आपका ट्रस्ट लेवल ऐसा होता है, आप डायरेक्टर से, लोगों से, आज मैं फला जगह जा रहा हूँ, आज सर मैंने 1 हफ्ता वर्किंग की, अच्छा जाओ जाओ बेटा जाओ, तो हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि कोई मैसेज हो, कोई ऑफिशियल वर्बली डिस्कशन होता है यार। भाई वो स्टोरी सफ़े हस्ती से ही मिटा दी है। अब जिसको तड़ी देकर आए, मतलब जिसको बताया, अच्छा ये नहीं कि कोई पर्सनल तड़ी देकर आए, धंधा चल रहा है बॉस, गंदा है पर धंधा है, धंधा इस शहर के अंदर, इस शहर से बाहर, इस सूबे के अंदर या मुल्क के बहुत से हिस्सों में धंधे चल रहे हैं, और जो भी धंधा चल रहा है उस धंधे के अंदर सब, वो कहते हैं ना बहती गंगा से सब हाथ धो रहे हैं, सब गीले हैं इसके अंदर, कोई सूखा हुआ नहीं है। ये बता दूं मैं, सिस्टम सबका है, पैदागिरी सबकी हो रही है इधर।
भाई वो अब होता ये था कि स्टोरी उड़ा दी जाती थी। अब हमने जिसको तड़ी दी है वो पर्सनल हमारा दुश्मन बन जाता था। हाँ, चैनल पे तो पीछे बेटा हो गया। मैंने तेरी मट्टी पलीस कर दी है, अब मैं तुझे कहीं बैठने ही नहीं दूंगा। अब ना इधर बैठ सकते हैं, ना उधर बैठ सकते हैं, ना चाय के होटल में बैठ सकते हैं, ना नुक्कड़ में बैठ सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं, ना कहीं आ सकते हैं, फैमिली के साथ जा सकते हैं। ये आपकी ज़िंदगी तबाह होती है। बहुत सारे ऐसे काम किए हैं मैंने जिसमें इदारा पीछे नहीं खड़ा हुआ। कभी प्रेशर आ गया, कभी मालिक की कॉल आ गई, कभी जो है वो फलां जगह से कॉल आ गई। अच्छा वो बड़ी वाली कॉल है नहीं। कोई ऐसा स्टोरी हो जिसपे आपको ऐसा प्रेशर याद हो, अंदर से या बाहर से? समझ तो रहे हैं आपके मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। हम चले गए भाई एक वाटर हाइड्रेंट के ऊपर, गैर कानूनी तौर पर वाटर हाइड्रेंट। यहाँ कराची वालों की माएँ रो रही हैं, बच्चे बिलख रहे हैं, घर में पानी आने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन बॉस वाटर हाइड्रेंट के ऊपर पानी, मतलब इतनी चौड़ी चौड़ी लाइंस हैं और टैंकर भरे पे भरे जा रहे हैं। वो टैंकर डिफेंस में 11-11, 12-12 हज़ार रुपए के मैंने बिकते हुए देखे हैं। वो 7,000, 6,000 से 5,500 से शुरू होते हैं और 11-11, 12-12 हज़ार पे जाते हैं। गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट चल रहे हैं बॉस। हम चले गए, हमने वो अपनी गाड़ी ले ली भाई, चैनल की गाड़ी भी नहीं ली, उस पर लोगो लगे होते, हमने ऐसी जगह। अब हम लेके घुसे हैं, कैमरा वगैरह एक इधर से आया एक उधर से आया, और ये 6-6 फीट के भाई, हमारे मुंह से बड़े उनके हाथ हैं। और अजीब व गरीब वो लोग आपसे सिर्फ आपको नहीं देखेंगे हवलनाक किस्म के, आप सिर्फ बोलेंगे, वो पूछते हैं आपसे क्या चाहिए, आप सिर्फ उनको नहीं देते, ऊपर देखते हैं अल्लाह इनसे पनाह चाहिए बस। ये वाला सीन हो रहा था। अच्छा वो पकड़ के गिरबाने से अंदर ले गए और वो कहानी ख़राब हो चुकी है। अब पता है कि या तो गड्ढा खुदेगा या फिर कहीं और ये मामला जो है वो दफन हो जाएगा। इतना सीरियस हो गया था? मतलब ऐसा सीरियस कि आपसे अंदर ले जाके आपको घसीटते हुए ले जाके बोला जाता है कि कार्ड दिखाओ कहाँ से आए हो। बाकायदा आपकी तस्वीर खींची जाती है, तस्वीर खींचेगी, तस्वीर खींचने के बाद आपके कार्ड की तस्वीर, फिर एक ख़ास बंदे को कॉल जाएगी वहीं बैठे बैठे। वो बंदा आपको ये पहचानने के लिए, वो उसकी तनख्वाह इस बात पर है कि वो आपको ये बताएगा कि आप जेन्युइन सहाफ़ी भी हैं या कुछ छोटे मोटे जाली किस्म के व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, या अखबार जो आजकल सिर्फ चल रहे हैं ना, सिर्फ व्हाट्सएप पे अखबार चलते हैं, पर्चे में तो छपते ही नहीं है, या वो वाले सहाफ़ी हैं। कन्फर्मेशन हो जाएगी, किसी प्रेस क्लब के अथेंटिक बंदे तक पहुंच जाएंगे वो, किसी गवर्निंग बॉडी KUJ तक पहुंच जाएंगे वो, मतलब उनके बंदों तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन अपने ही बंदे से वो पूछेंगे यार ये कहीं प्रेस क्लब में देखा हुआ लग रहा है, कहीं KUJ में देखा हुआ लग रहा है, कहीं पर ये किसी इस चैनल में होता है। अच्छा उस चैनल के लोगों तक भी पहुंच जाएंगे वो, पूरा नेटवर्क। कन्फर्मेशन हो गई है ना आपकी कि हाँ भाई आप जेन्युइन है, तो सबसे पहले जाएगी आपके इमीडिएट बॉस को, या इमीडिएट बॉस को भी नहीं जाएगी, उस बंदे को जाएगी जो उस चैनल के अंदर सिस्टम का हिस्सा है। ओह सिस्टम बॉस, सिस्टम है, सिस्टम बड़ा है तगड़ा है तो यार, सब कुछ है। सिस्टम उस बड़ा सिस्टम तगड़ा के बंदे को उस चैनल के अंदर कॉल जाएगी भाई आपका बंदा पहुंचा हुआ है। उस सिस्टम का बंदा लामहला या तो मालिक के साथ अटैच होगा, या मालिक के दाएं के साथ अटैच होगा, या बाएं के साथ अटैच होगा। वो उनको कॉल करेगा आपका बंदा यहाँ पर आया हुआ है। अगर तो आप बताकर गए हो तब तो वो बोलेंगे अच्छा मैं रुकवा देता हूँ, और अगर नहीं बता कर फिर तो नौकरी भी गई। बगैर बताए गए कैसे, पैदागिरी करने गए थे। हाँ। तो बस हुआ है ऐसा। हम वापस आए तो फिर चित्रौली हुई है कि क्यों गए थे, किससे पूछ गए। हमने बोला भाई इनसे पूछ के गए थे, वो मुकर गए साहब, मैंने तो नहीं भेजा आपको, कोई प्रूफ है आपके पास कि मैंने भेजा। अब मैं शक्ल देख रहा हूँ, मैं अपने दाएं और बाएं दोनों तरफ देख रहा हूँ कि यार क्या पता इस अच्छे वाले ने लिख लिया हो, क्या पता इस बुरे वाले ने लिख लिया हो। जो चीज़ें लिखता है मतलब कोई प्रूफ ही नहीं था ना आपके पास। फिर क्या किया, एक माफ़ीनामा लिखवा के शो कॉज दिया, माफ़ीनामा लिखवा के जमा किया कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आइंदा कहीं जाने से पहले डॉक्यूमेंटेशन करके बता के लिखवा के जाया जाएगा। वैसे कितना प्लान्ड और प्लांटेड। और वो साहब वो तो कहानी रह गई ना। वो साहब पर्सनली एक मैसेज भिजवा रहे हैं आपको, तो नोटिस है ना आपका, हमें आते थे मैसेज, हाँ हुण तेनू आराम है, ठंड पै गई सी। क्या करें, चल रहा है बहुत सिस्टम है। बिलाल ये नहीं लगता कि सहाफ़ियों के साथ चैनल्स के मालिकान ही खेलते हैं, जिस तरह की आप स्टोरी मुझे बता रहे हो? और मुझे बताओ क्या कोई गेट कीपर्स होते हैं चैनल्स के अंदर जो डिसाइड करते हैं कौन हीरो बनने जा रहा है, किसको हीरो बनाना है, या किसको स्टोरी से डिसअपीयर कर देना है? बहुत ऐसे गेट कीपर्स भी हैं जिनको मैं कहता हूँ वो गेट कीपर से ज़्यादा ना विकेट कीपर्स हैं। वो आपकी विकेट उड़ा देते हैं। हो क्या गिल्ला उड़ाते हैं। आप क्रीज पे खड़े होंगे तब भी उड़ा देंगे, क्रीज से बाहर निकलेंगे तब भी उड़ा देंगे। क्रीज से बाहर निकलना होता है जहाँ आप औकात से बाहर निकले,
औकात मतलब 6 से 8 अगर आपके औकात है, 9 बजे तक निकल गए अगर आप, हाय 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 हाय, वो विकेट कीपर सीधा स्टंप पे गिल्ला उड़ाएंगे वो आपका। हीरो बनाना, हीरो की सीट से उतारना, ये सारा उनका काम है। कितना भी आप खूबसूरत हो, कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी आउट स्पोकन हो, कितने भी ज़बरदस्त हो, आप उतार देंगे। बड़े बड़े लीडिंग चैनल्स हैं बॉस, ट्वीट पढ़ें ना आप बड़े बड़े एंकर्स के ट्वीट पढ़ें, शिकवे शिकायतें पढ़ें। एक चैनल आया था, बहुत बड़ा चैनल, मतलब चांद से उसकी ट्रांसमिशन होती थी, कायनात का सबसे बड़ा चैनल, मतलब जुपिटर के पीछे उनकी डीएसएलआर सैटेलाइट जो है मार्स पे लगी हुई है, सैटेलाइट मार्स पे लगी, जुपिटर के पीछे वो ब्लैक होल में जाके उनका कोई होल है, हेलीकॉप्टर पे हाँ, डीएसएनजी मतलब सारे होल जो है ना वो ब्लैक होल ही थे उनके। वो वाकई होल ही निकला चैनल ना वो चैनल। अब माशाल्लाह देखे ना दोबारा हो गया। पर बिलाल इंपॉर्टेंट सवाल नहीं था, इतने बड़े बड़े टाइकून्स मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों को कुछ टाइम के लिए हाईजैक कर लिया इस उनकी इस मार्केटिंग पॉलिसी ने, क्या कहते हो यार? सिस्टम बॉस, सिस्टम, मैंने आपको कहा ना सिस्टम, मतलब एक चैनल आया नहीं है, उसकी ब्रांडिंग रक्षों पर हो रही है, उसकी ब्रांडिंग बसों हाईएक्स पे पे हो चल रही रही है, है। बस की छत पर हो रही है। मतलब पैसे दिए जाते थे, ये लगा 25,000 रुपये ले ले, ये लगा 30,000 रुपये ले ले, ये लगा 1-1 लाख रुपये लिए लोगों ने। मतलब मेरा एक दोस्त था, वो कहता था कि हाईएक्स भी चला रहा हूँ, हाईएक्स से यार गुजर बसर हो जाता है, 70-80 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ। भाई 1 लाख रुपया जो है ना वो ब्रांडिंग से आ रहा है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, खड़ी रहे हाईएक्स, मुझे क्या है, सड़क पे घुमा के चक्कर लगा के आ जाऊंगा, लगेगा। क्या हुआ उसका? तबाह बर्बाद कर दिया उसने मीडिया को, मीडिया के स्ट्रक्चर को, सैलरी स्केल्स को, लोगों की सोच को। बड़े बड़े लोग अपने मेन स्ट्रीम को छोड़ के चले गए। मैं यूनिवर्सिटी के अंदर होता था और मैं यूनिवर्सिटी के अंदर एक चैनल में आ गया और उसके अंदर हम इंटर्नी आ गए और इंटर्नी के बाद मैं ऑन एयर हो गया और ऑन एयर होने के बाद उस चैनल के अंदर पहला पे स्केल 12,000 रुपये था। 12,000 रुपये में ऑन एयर हुआ था और एक शख्स मेरी ही क्लास के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, वो मुझे गले में ना वो जैसे पट्टा नहीं था, गले में वो कार्ड लटका हुआ है और वो यूं, मतलब यूनिवर्सिटी में आ रहा है तो चैनल का कार्ड क्यों लटकाया हुआ है? डज इट मेक सेंस? मतलब यूनिवर्सिटी का कार्ड लटका ले, इट मेक सेंस, शो ऑफ करना, इट मेक सेंस। हाँ, यूनिवर्सिटी का लटका हुआ होता था लाल पट्टा ना, कि वो भाई उसके अंदर जो है वो मैं काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ, एग्जैक्टली दैट्स द राइट वर्ड, और वो उसकी डेजिग्नेशन लिखी होती थी। वो हमें टॉन्ट क्या मारता था उस वक्त, वो कहता कितनी सैलरी है तेरी बिलाल? अब पता था सबको यार, 12,000, बाइक पे जाते थे, 12,000 रुपये सैलरी है। हमारी सैलरी है 1.5 लाख रुपए, एसोसिएट प्रोड्यूसर। अबे एसोसिएट प्रोड्यूसर, कल तो तू इंटर्नशिप पे भी नहीं गया था, पहले ही तेरा तारुफ एसोसिएट प्रोड्यूसर हो रहा है, ये केड़ी पसूड़ी है जी? 1.5 लाख रुपए, मतलब जिंदगी में नहीं सोचा था। पहली तनख्वाह 1.5 लाख रुपए, हाँ पहली तनख्वाह ये सोच के रखी थी 50-60 हज़ार रुपये होगी, आज से 10 साल पहले अच्छी थी। 1.5 लाख रुपए, आज से आप चले जाएं जरा कुछ अरसा पहले 1.5 लाख रुपए की वैल्यू होती थी, तबाह कर दिया। क्या हुआ, आज वो साहब भी मीडिया से बाहर बैठे हैं, वो सारे जितने भी चेहरे थे वो सारे वापस घरों में चले गए। वो बरसाती मेंढक थे, बरसात का मौसम गया, थोड़ी सी धूप निकली तो वो अगले पिछवाड़ों में सब जगह आग लग के वो अंदर बैठ गए। कुछ भी नहीं चला। लेकिन हुआ क्या, उसने माइंड के साथ खेला, माइंड गेम बड़ा जबरदस्त किया है। मुझे नहीं पता कि इतना पे स्केल क्यों दिखाते थे, क्या था, FBR का चक्कर था, नहीं था, FMU जो आपका वो फंड मॉनिटरिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के अंदर, वो थे, क्या कुछ था, लेकिन खेला है बॉस, बहुत खेला है। बिलाल, इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि हमारे मीडिया पे इवन और सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियोस लीक होती हैं वो व्हाट यू थिंक प्लांटेड होती हैं लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए या लोगों के माइंडसेट को मैनिपुलेट करने के लिए लीक की जाती हैं? क्या कहोगे इस पे? हाय, क्योंकि बहुत सारी ऐसी हमारे पास वीडियोस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उठा के देखो, और बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी बहुत सारी ऐसी वीडियोस मौजूद हैं। ये प्लांटेड होती है, गेम होता है या फेम गेम होता है, क्या होता है? हाय, बड़ा दुखता हुआ सवाल पूछ लिया है, और उस सवाल का जवाब ये है कि भाई मैं इस नतीजे पर पहुंचा था, मतलब मुझे फील होने लगा था कि ऐसा लग रहा है कि जानबूझ की वीडियो लीक कराई जा रही है। भाई आज फलां की वीडियो लीक हो गई, या कल डिमाकाना की हो गई, उस दिन उसकी हो गई, इस दिन उसकी हो गई। अच्छा, मज़े की बात, एक होता है वीडियो स्पाई कैम से बनाई हो तो आप क्लेम भी कर सकते हैं ना, वो कोने में कैमरा लगा हुआ है और आप कुछ भी कर रहे हैं। मेरी बला से यार, आप मेरे घर में राशन नहीं डालते, हाँ, कुछ भी करो, कहीं से भी कोई वीडियो बन जाए और आपकी लीक हो रही वीडियो, तो वी डोंट हैव सम कंसर्न्स ना टू टॉक अबाउट दिस। लेकिन कुछ वीडियोस तो ऐसा हैं कि वो जिनकी वीडियो लीक हो रही है, वो आंखों में आंखें डाल रही है, कैमरे की तरफ देखकर वो उनकी मर्जी से वो काम हो रहा है, और उनकी मर्जी से वीडियो लीक होना ऐसा है ही नहीं कि वीडियो लीक हो रही है जिसमें नजर आ रहा है। उनकी मर्जी से वो काम हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो बात मैं हजम कर लेता हूँ ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, कुछ भी कर रहे हैं आप यार, अल्लाह माफ़ करे।
आपकी मर्जी से वीडियो बन रही है, मतलब आप जानू मानू शोना जोना जो भी हैं आपके, वो वीडियो बना रहे हैं एंड यू नो एग्जैक्टली, यू नो दैट, एंड यू आर एंजॉयिंग इट एज मतलब वेल। अगर आप उनको, अब लोग कहते हैं ना कि भाई वीडियो बन गई लेकिन आपका रिश्ता ख़त्म हो गया, तो अगर आपने उस वीडियो को वायरल कर दिया, लीक कर दिया, तो ये एथिकली गलत है, ये मॉरली गलत है, ये लीगली गलत है। मेरा सवाल ये है कि जब वो वीडियो बन रही है तो क्या तब वो आप देख रहे हैं एंड यू नो एग्जैक्टली, यू नो दैट व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज, तो आपको नहीं पता कि ये वीडियो लीक भी हो सकती है, आपके घर तक भी पहुंच सकती है। ये जो आप बैठे हुए हैं अंडर दी बिलो दी बेल्ट, आप बैठकर बात कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं बिलो द बेल्ट बैठ के, वो वीडियो कल आपके घर पे जाएगी, आपके बाप के पास जाएगी, माँ के पास जाएगी, आपका सगा तो नहीं वीडियो बनाने वाला। आप उसको अलाउ क्यों कर रहे हैं वीडियो बनाना? आप अलाउ क्यों कर रहे हैं? दो चीज़ें, बहुत ही सच्ची मोहब्बत है भाई, मेरी तो ऐसी कोई मोहब्बत नहीं है जिसके अंदर इस किस्म की जो है ना मैं वीडियो कभी किसी के या खुदा ना खास्ता बनाऊं या कुछ ऐसी हरकत करूं। दूसरी चीज़, यू नीड समथिंग, पैसा, शोहरत, कुर्सी या फिर कोई और चीज़, उस चीज़ के एवज आप वीडियो बनवा रहे हैं ना उनसे और बनाने दे रहे हैं उस बंदे को, आइदर वॉट एवर जेंडर यू आर, मेल और फीमेल, आई डोंट हैव एनी कंसर्न। लेकिन बात ये कि आपको तो पता है ना बस, तो फिर आपको ये पता है कि ये कल को लीक हो सकती है। और अच्छा, आज के दौर में वीडियो बन गई, फिरौन के ज़माने में चलो मट्टी पाओ, आज आपको पता है कि फलां की वीडियो रिलीज़ हो गई है, उसके बावजूद भी आप कैमरे में देख रहे हो और आपकी वीडियो बनी है अभी रिसेंटली, तो आपने अलाउ कैसे किया? कि आप बच्चे हैं, आपको नहीं पता कि कल कोई वीडियो रिलीज़ हो सकती है? इसका मतलब तो यही हुआ ना, इस जनरेशन को आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया बॉस। मुझे तो यही लग रहा है, मुझे तो फीलिंग आपकी बातों से आ रही है कि आम बंदे को भी आएगी कि जानबूझ के बनी है वीडियो, कल को शायद रिलीज़ हो जाए तो रेट बढ़ जाए। रेट इन अ सेंस, जो पीआर आपको 2000 रुपये का आ रहा है वो पीआर आपको 20,000 रुपये का है। आपके फॉलोअर्स जो आज 2000 फॉलोअर्स हैं, कल 2 मिलियन फॉलोअर्स हो जाए। सेंस ले, एक बंदा सेंस ले सकता है, मैं ऑब्जेक्ट इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि हो, लेकिन हो तो सकता है ना बॉस ऐसा भी। कहीं ना कहीं कुछ लचक या लालच तो होती है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट की है, क्योंकि पहले लीक वीडियोस का एक अलग अपीयरेंस थी और आजकल की जो लीक वीडियोस हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है बिलाल, उसमें बाकायदा नज़र आ रहा होता है कि यार कितनी उनकी अपनी इजाज़त है और कितना इंजॉय कर रहे होते हैं। बहरहाल बिलाल, एक और सवाल करता हूँ यार, बड़े ख़तरनाक सवाल आते हैं आपके यार। नोटिस तो मैं भेजूंगा भेज दे यार, नोटिस भेज दे। मैंने कहा कुछ फिर दोस्ती का भी कुछ कर देना जो अदा करना चाहिए। मैंने कहा यार ये इन सवालों के जवाब जो है ना वो सिर्फ बिलाल खान ही दे सकता है। कोई और जर्नलिस्ट से ये सवाल करता मैं तो शायद कहीं ना कहीं हिचकिचाता, वो कहीं ना कहीं कुछ होता। बिलाल, मीडिया के जो मालिकान हैं, जितने ओनर्स हैं, उनके और पॉलिटिकल पावर्स के दरमियान हिडन डील्स भी होती हैं बिल्कुल और होती हैं। ऐसे कौन से नो गोज एरियाज होते हैं जहाँ पे मिसाल हर चैनल में आपको पता है बीट्स के रिपोर्टर्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर वो पाबंदियाँ लग जाती हैं उन नो गो एरियाज़ के ऊपर, वो साफ़ी उस खबर को बना ही नहीं सकता। भाई मैं एक चैनल में हुआ करता था, वॉट एवर, अच्छा टाइम गुजरा, सीखा उधर से, किया। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी ऐसे यूं करके बिखर जाती है। एक दिन में हम बात कर रहे हैं फलाना डायरेक्टर ने ये कर दिया, फलाना डायरेक्टर की नाक के नीचे ये हो रहा है, काली भेड़े हैं, चीज़ें पड़ी हुई हैं। फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे वो डायरेक्टर मेरे साथ बैठे हुए, मेरे ही प्रोग्राम में, अगले दिन स्टूडियो में बैठे हुए, और मैं बात कर रहा हूँ उनसे कि आपके इदारे के अंदर ये भी बेहतरी आई है आपके आने के बाद, आपके इदारे के अंदर ये भी बेहतरी आई आने के बाद, ये चीज़ अच्छी हो रही है, ये कार्रवाई आपने की। तो 24 घंटे पहले मैं धज्जियाँ उड़ा दी हैं, 24 घंटे के बाद उनको बिठा के कर रहा हूँ, तो मेरा जो रेगुलर व्यूवर होगा पागल हो जाएगा। नहीं, रेगुलर व्यूवर ने क्या कहना है, नहीं मैं फेस हूँ भाई, आई एम द फेस ना, जो पब्लिक देख रही है। पब्लिक तो मेरे मालकान को नहीं जानती, डायरेक्टर को नहीं जानती, बिहाइंड द कर्टन्स कौन है, कौन स्टिंग्स हिला रहा है, आप नहीं जानते। मेरी क्या क्रेडिबिलिटी रह गई? लिफाफी साफ़ी हो गया मैं, चाहे मेरा लिफाफा खाली क्यों ना आया, वो नहीं तो शादी में देते हैं लिफाफे खाली लिफाफे के ऊपर हम बिक गए, ये चलता है भाई। तो बिलाल, मीडिया पे तो काफ़ी सारे स्कैंडल्स भी चल रहे होते हैं, लेकिन अब तक आपका जो एक्सपीरियंस रहा, चीज़ें रही, आपको क्या लगता है कि मीडिया का अपकमिंग आने वाला नेक्स्ट स्कैंडल क्या होगा? टेक्नोलॉजी के ऊपर, पॉलिटिक्स, या खुद मीडिया इसका हिस्सा बनने जा रहा है? गुड क्वेश्चन, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। नेक्स्ट स्कैंडल अभी तैयार हो गया है, हॉट प्लेट के ऊपर वो रख दिया गया है और उसको हल्की आंच पे ना सेका जा रहा है। एकदम से आंच बढ़ाई जाएगी और वो बड़े वाले जो पकवान वाले आपके चूल्हे होते हैं ना, उस पर बिठा के वो तबाह कर दिया जाएगा उस चीज़ को।
स्कैंडल इन अ सेंस, आपने अगर स्कैंडल इस सेंस में पूछा कि कौन सी मिर्च मसाला लगा के, टू दी पॉइंट बात करूँगा, बड़े बड़े यूट्यूबर्स और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और बड़े बड़े इस वक्त जो सोशल मीडिया अपीयरेंस रखते हैं, इनकी गिरफ्तारियाँ होंगी, इनके जो असासे हैं वो सामने लाए जाएंगे कौम के, और इनकी कमाइयाँ बताई जाएंगी। ये जो कौम को इन्होंने पीछे लगाया हुआ है ना कि हमने यूट्यूब से 50 करोड़ कमा लिया, 100 करोड़ कमा लिया, 13 करोड़ का बंगला ले लिया, शादी के ऊपर डॉलर उड़ा दिए और ये कर दिया, ये पैसा क्या वाकई यूट्यूब से कमा रहे हैं या फिर कहीं और से? एक छोटे से बच्चे को लगा दिया होगा, पापा मैंने बड़े होके ना यूट्यूबर बनना है। अच्छा, यूट्यूबर क्यों बनना है बेटा? वो मैंने फलाना भाई को देख लिया था, फलाना पैसे उड़ा रहे थे, फलाना भाई बहन को देख लिया था, भट्ट साहब को देख लिया था, गुजर साहब को देख लिया था, खान साहब को देख लिया था, वो किसी फलाने ढिमाके साहब को देख लिया था। वो सारे जो साहिबान हैं ना, उनकी कमाई तो यूट्यूब बताई जा रही है, तरीक़ेकार और अर्न करने का तरीका भी पता चल गया। एनसीसीआई बड़ा पावरफुल इदारा है यार। एनसीसीआई को जब ये पावर्स मिली है ना, तब खुल के काम किया। इन्होंने अंधी मचाई हुई थी, मतलब अंधी मचाई हुई थी, इतनी अंधी मचाई हुई थी कि आप देखें, गरीब के खाने का पैसा नहीं है, आप शादी के अपने बंगले के ऊपर से उड़ा रहे हैं पैसा, टर और आप वो गिरा रहे हैं पैसा। तो अब ये ज़रा बताना पड़ेगा ना, ये डॉलर कहाँ से आ रहा है, ये कैश कहाँ से आ रहा है, गाड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं। अगला स्कैंडल यही है। बिल्कुल सही कहा। और एक बड़ी हमारी यूथ और एक बड़ा एज फैक्टर है जेनजीज का, जैसे है, उनके माइंडसेट से इतनी बुरी तरह खेला है कि उनको ये लग रहा है कि कैमरा लो, माइक लो और बस कुछ भी कर दो, आसमान से पैसा बरसता, मतलब कुछ भी कर दो, इखलाकिया से गिरी हुई बात कर दो, गंदी बात कर दो, माँ बाप के साथ कुछ हरकत कर दो, बहन भाइयों को इंट्रोड्यूस कर दो, और अपनी फैमिली और यार वो मतलब बेगमात बेचने का दौर शुरू हो गया। पहले हम कहते थे ना, वो एक टर्म यूज होती, यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, वाइफ स्वैपिंग। एक मगरिब के अंदर ये कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ था, हिडन कल्चर, कि ये खबरें आती थी इस तरह की मगरिब में ना, नॉट इन आवर सोसाइटी, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई वो चीज़ आपने डिजिटल कर दी है, बेगमात बेचने का दौर शुरू हो चुका था, उसको कंट्रोल किया एनसीसीआई ने। अब आप देखें ना, कहाँ बिक रही हैं, नहीं बिक रही ना, सबने रोक दी ना, कुछ अंदर है, कुछ बाहर है, और कुछ मुल्क से ही बाहर है। वही बात है, जिनको अपने मुल्क से प्यार होता है वो कहीं ना कहीं जाके कुछ रोक ही लेते हैं। बिलाल, बड़े ज़बरदस्त जवाबात दिए आपने। वेल, साइनिंग ऑफ फ्रॉम नोटिस स्टूडियो, और इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी कुछ नए और डिफरेंट गेस्ट के साथ। खुदा हाफिज़।